यस। तो अभी नया कंसेप्ट आया है वेरियस एंटिटी का मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये भी ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। और सेम ऐसे टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। और 15% ऑफ बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज प्लस सेस अगर लगता है तो विच एवर इज़ हायर, जैसे AMT में। तो ठीक है, बस यहाँ पे जो बुक प्रॉफिट निकालते हैं उस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। जो बुक प्रॉफिट निकालते हैं उसमें जो बोला गया हुआ है कि जितना यहाँ पे बोला गया है 14 पॉइंट ऐड करना है, 11 पॉइंट लेस करना है। तो जितना बोला गया है उतना ही करना है। जैसे TDS नॉट डिडक्टेड है, कैश पेड टू पॉलिटिकल पार्टी, ये सब डिसअलाउड हो जाते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो सब कुछ रहने देना है। ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया है तो हम आप पे सब डिसअलाउड कर देते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ तो भी दिया रहेगा तो यहाँ पर सब कुछ ऐड हो जाएगा जो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक। ठीक है, पहला बोलता है कि अगर इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ऐड होगा तो इनकम टैक्स पेड प्रोविजंस बना होगा तो ऐड बैक कर देने का। उसमें इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स TDS DDT सरचार्ज और सेस दिया होगा इंटरेस्ट, तो ऐड कर देना। पेनल्टी इनकम टैक्स पे GST एडवांस टैक्स कुछ दिया रहेगा, GST दिया रहेगा तो वो नहीं करना है। ठीक है, डिफर्ड टैक्स करना है, डिविडेंड पेड डिस्पोज्ड और प्रपोज्ड वो होगा। एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड टू एनी रिजर्व में, कोई ट्रांसफ़र होगा जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसको कर देने का। लॉस एंड प्रोविजन टू लॉस ऑफ सब्सिडरी तो उसको ऐड बैक कर देने का। प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड लाइबिलिटी अगर होगा जैसे कि वारंटी, लीव, सैलरी, ग्रेचुइटी, अनअसर्टेन्ड लाइबिलिटी बोलते हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटी तो उसको ऐड बैक कर देने का। प्रोविजन बनाया डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स तो ऐड बैक कर देने का। कोई नेशनल लॉस होता है BTU बिजनेस ट्रस्ट यूनिट में तो उसको ऐड बैक कर देने का। एक्सपेंसेस होते हैं किसी में भी 10, 11, 12 एग्रीकल्चर इनकम वगैरह और कोई भी 11, 12 पढ़ेंगे अपन तो उसमें जितना भी खर्चा अगर होता होगा तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शेयर्ड इनकम ऑफ एसोसिएट ऑफ पर्सन में AOP में कोई खर्चे होते हैं तो उसको ऐड बैक कर देने का। और एक्सपेंसेस रिलेटेड इनकम फ्रॉम रॉयल्टी अंडर सेक्शन 115 BBF, अगर इस याली रॉयल्टी की इनकम के लिए कोई खर्चे हो रहे हैं तो उसको ऐड बैक कर देने का। और फॉरेन कंपनी से एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कोई फॉरेन कंपनी के कैपिटल गेन हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई खर्चे हो रहे हैं फॉरेन कंपनी को तो वो ऐड बैक कर देने का। और इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी एंड FTS में अगर मार्जिनल टैक्स MAT रेट 15% से ज़्यादा है, इफ़ टैक्स रेट ऑन अबव इनकम इज़ लेस देन मार्जिनल रेट, मतलब सॉरी, अगर इन सब में अगर मान लो कि जो इनकम टैक्स जो टैक्स रेट है वो कम है तो इनसे रिलेटेड जो खर्चा हुआ है तो फॉरेन कंपनी केसेस में उसको ऐड बैक कर देना। ठीक है, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन हो गया है उसको ऐड बैक कर देने का, जो भी ऐड बैक कर देना। जैसे कि 20 लाख रुपये का था, 3 लाख और 17 लाख अलग अलग दिए तो पूरा पूरा ऐड बैक कर देने का। ठीक है, बस यहाँ पे जो रिड्यूस करेंगे हम डेप्रिसिएशन वो रिड्यूस करेंगे जो रिवैल्यूएशन का हुआ है उसे छोड़ के। तो डेप्रिसिएशन में 3 लाख का रिवैल्यूएशन था, 17 लाख का वो था तो 17 लाख रुपये माइनस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर 13 हो गया। 14वां बैलेंस में बोलता है कि जो भी बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ था ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा हुआ था इफ़ नॉट क्रेडिटेड टू P&L तो उसको भी ऐड बैक कर देना। हम क्या एंट्री पास करते हैं यहाँ से रिवैल्यूएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस तो उसको भी कर देने का यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ अगर प्रॉफिट लॉस में क्रेडिटेड होगी तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या माइनस करेंगे, सब डिफर्ड टैक्स हो गया। अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम एनी रिजर्व, जैसे कि पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस किए थे टू जनरल रिजर्व किए थे, अभी जनरल रिजर्व से प्रॉफिट एंड लॉस में डाले हैं तो पहले हमने इफ़ रिजर्व मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इन अदर ईयर, जो रिजर्व था वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया हुआ था और अभी जनरल रिजर्व से हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट किया हो तो उसको वहाँ से हटा देना। लेकिन अगर ये पहले बार हुआ हो तो उसको नहीं हटाना है। प्रॉफिट ऑफ सिक यूनिट हटा देना है। नोशनल गेन रिगार्डिंग BTU हटा देना है। इनकम एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 जो हमने पहले पढ़े हुए थे, जो एक्सपेंसेस किए थे उसी का इनकम ये अंडर सब 11-12 इनकम फ्रॉम AOP, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट 115 BBF, फॉरेन कंपनी कैपिटल गेन इंटरेस्ट अगर टैक्स रेट 15% से कम है तो ट्रांसफ़र फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र किया होगा हमने टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन तो उतना ही करना है। ठीक है, जैसे कि रिवैल्यूएशन किए 5 लाख का लेकिन डेप्रिसिएशन तो 3 लाख, 3 लाख ही करना है विच एवर इज लोअर। ठीक है, मैक्सिमम बोला गया हुआ है, डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है विच एवर इज लोअर उसे डिडक्ट करना है। जैसे कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 4 लाख है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 0 है तो 0 करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे दो केसेस हैं यहाँ पर दोनों भी हम माइनस करेंगे, जहाँ पे 4 हो तो 6 लाख माइनस
करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों माइनस करेंगे। कब करेंगे? अगर वो जो कंपनी के एप्लीकेशन CIRP में एक्सेप्ट हो चुकी है, एडमिट हो चुकी है अंडर IBC, और जो कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी ऑफ विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बीन सस्पेंडेड बाय ट्रिब्यूनल, तो दोनों को ऐड बैक कर देंगे, ऐड करेंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? टोटल जो भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अभी हम निकालते हैं हमारा अगर कंपनी इंडियाज फॉलो करती तो कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो एडिशनल एडजस्टमेंट में ये आता है कि इफ़ आइटम है क्रेडिट टू OCI करते हैं, जैसे कि OCI में क्रेडिट करते हैं ना, जो हमने पढ़ा हुआ है IFR में, अगर वो रिक्लासीफाइड होगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाद में वो हो जाएगा। लेकिन वो नॉट रिक्लासीफाइड है तो उसको एडबैक कर देने का, ठीक है। अगर OCI में क्रेडिट किया हुआ था, तो अगर वो नॉट रिक्लासीफाइड है तो उसको यहाँ पर एडबैक कर देने का, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ को, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट एज पर इंडिया 1638 और चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा, तो इससे एडबैक नहीं कर रहा। सेम यहाँ पे आइटम डेबिटेड टू जो भी OCI था, तो डेबिट किया था तो उसको माइनस करना है, क्रेडिट किया तो प्लस करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि डेबिट किया तो लॉस है, तो डेबिट किया था OCI बट नॉट रिक्लासीफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सेम इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम 1638 और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अंडर एज पर 109 के हिसाब से, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर चेंज इन फेयर वैल्यू है या फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट है तो उसे छेड़ना नहीं है, बराबर है। और कंपनी डीमर्ज हो रही है, जैसे कंपनी, ये कंपनी है डीमर्ज हो गई है, रिजल्टिंग कंपनी है, इसने 1600 करोड़ का अपने आप को बेचा है और इसने शेयर होल्डर को शेयर इशू किए हैं मान लो 120 करोड़ रुपए के। तो जो 20 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ है उसे एडबैक करना है, और अगर प्रॉफिट होगा तो उसको प्लस करना है, सॉरी हाँ, अगर लॉस होगा तो उसको ऐड बैक करना है, प्रॉफिट होगा तो माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी कन्वर्जेंस डेट रहता है तो 1/5 ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट ऑन कन्वर्जन डेज। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कन्वर्जन डेज, मतलब जब से कंपनी इंडियाज को फॉलो कर रही है, कन्वर्जेंस डेट मतलब कंपनी ने जब फर्स्ट टाइम इंडियाज फॉलो किया है, मतलब 1 अप्रैल 2022 यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट होगा, उसका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है, जो भी अदर इक्विटी का अमाउंट रहता है, उसका 1/5 करना है, ठीक है। अभी तीसरा साल चल रहा है तो 1/5 अमाउंट करना है। 50 लाख है तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। कन्वर्जन रेट यानी फर्स्ट रेट ऑफ इंडियस, और ट्रांजेक्शन अमाउंट यानी एग्रीगेट अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी। अभी इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, कन्वर्जेंस अमाउंट दिया रहेगा मान लो, तो उसका 1/5 ले लेना। लेकिन उसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं करना, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और ट्रांसलेशन रिजर्व ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अगर ये दिया रहेगा तो 5 लाख में से 1 लाख और 2 लाख माइनस कर देने का। और रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, PPA, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ये भी रहेगा तो मैच कर देने का। लेकिन ये दो मेन है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, उनके प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, वारंटी, एक्चुअल वैल्यूएशन अगर होता है, अगर यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूएशन दिया होगा तो उसको एड बैक नहीं करना है। और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर IFSC के बारे में दिया हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, तो 15% की जगह 9% लेना है। और एडवांस टैक्स तो करना ही है। LIC में मैट नहीं लगता, 115 BA भी लगता है, मैट नहीं लगता। ये AMT का सेम है कि मैट नॉर्मल टैक्स ज़्यादा होगा तो AMT मैट क्रेडिट मिलेगा, 15 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर नॉर्मल टैक्स ज़्यादा रहेगा मैट से तो ही इसको सेट ऑफ कर पाएंगे। और कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट हो रही है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो मैट डूब जाएगा। ये क्वेश्चन है टैक्सेशन ऑन बायबैक ऑफ शेयर बाय डोमेस्टिक कंपनी। जैसे डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है तो फॉरेन कंपनी के हाथ में, जो कंपनी के हाथ में नो टैक्सेबल, मगर शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा। जैसे 10 लाख रुपए का था बायबैक की है, 8 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, तो 2 लाख रुपए पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी है, लिस्टेड या अनलिस्टेड है, तो उसके हैंड में 20/12/4 23.296 और डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। जो भी डिस्ट्रीब्यूट इनकम कर रहे हैं, जैसे 2 लाख रुपए, 2 लाख पर टैक्स लग जाएगा, 26,592 का टैक्स लग जाएगा। और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्पल जाएगा बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। ये इशू प्राइस बता दिया, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमने कब एक्विजिशन किया था, ठीक है। नॉर्मल क्या है कि जो भी हमने परचेज किया था, जो भी अमाउंट रिसीव किया था कंपनी ने, जैसे 8 लाख रुपए रिसीव किया था शुरुआत में कंपनी ने, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है 8 लाख रुपए, वो क्या बन जाएगा? इशू प्राइस बन जाएगा, ठीक है। और बायबैक ने कंपनी, मान लो कि कंपनी ने कुछ अमाउंट वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, तो 140 में से
5 वापस कर दिया तो 135 लगेगा, ठीक है। शेयर इशू अंडर इसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और अमाउंट क्रेडिट टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम अमाउंट विच एवर इज लोअर, ठीक है। इनके तो अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी है, तो अमलगमेटेड नई कंपनी बन गई है, तो क्या बनेगा, जो भी अमाउंट रिसीव बाय अमलगमेटिंग कंपनी, सीधी सी बात है, जो इसने रिसीव किया था वही बन जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद शेयर इशू इन केस ऑफ डीमर्जर कंपनी, हमने पढ़े हुए पहले भी कि जो भी अमाउंट रिसीव्ड बाय डीमर्ज कंपनी डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी इनटू नेट बुक वैल्यू वैसे ट्रांसफर्ड इन डीमर्ज कंपनी, तो पुरानी वाली का निकल जाएगा, बोनस में नील रहेगा। इनके तो कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिवेंचर, ठीक है, कन्वर्ट कर दे रहे शेयर इशू एंड कन्वर्जन ऑफ, तो अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बॉन्ड डिवेंचर, जो भी अमाउंट रिसीव हुई थी बॉन्ड डिवेंचर वो बन जाएगा, और अदर केस में फेयर वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजन ऐसे है हार्श है कि मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 14 दिन के अंदर जो भी अमाउंट डिवॉट करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो 1% पर मंथ और पार्ट ईयर ऑफ के हिसाब से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी इंटरेस्ट के हिसाब से एग्जांपल लिया था कि भाई एग्जांपल लिए थे कि भाई इसने कब किया, 25 सितंबर को जमा किया, 2 जुलाई को उसने पैसा जमा किया है, तो 16 जुलाई लास्ट डेट होती है, तो 17 से 16 अगस्त, 17 अगस्त से 16 सितंबर, 17 सितंबर से 25 सितंबर बहुत कम दे होते हैं, फिर भी एक महीने लगेगा, तो 1 2 3 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, और जो कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर क्या बन जाएगा, एसएससी एंड डिफॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट लगेगा वो पार्ट जितना अमाउंट पे कर दिया उससे लगेगा, और जो अमाउंट पे किया हुआ है, जैसे कि कब से काउंट करेंगे, 2 जुलाई, अगर मान लो कि जो 46 जो भी बायबैक अमाउंट पे करना था, मान लो कि 10 लाख रुपए पे करना था, उसमें से मान लो कि उसको 1 रुपये भी पे कर दिया, तो तब से 14 दिन काउंट हो जाएंगे। अभी ये पढ़ते हैं टनेज टैक्सेशन, मतलब कोई कंपनी शिपिंग बिजनेस का है, इंडियन कंपनी के पास शिपिंग बिजनेस है, तो वो उसके लिए टनेज टैक्सेशन लग सकता है, ऑप्शनल है ये। तो इंडियन कंपनी अगर पोएम के है तो बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग शिप है, क्वालिफाई कब होगी, जब वो कोई भी एक शिप करेगी, सर मिनिमम टनेज 15 टन से ज़्यादा होगा, कितना होगा मिनिमम टनेज 15 टन से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो उसके बाद शिप होनी चाहिए, तो क्वालिफाई जाएगा। पीजीबीबी के प्रोविजन फॉलो कर सकता है या फिर टनेज के हिसाब से कर सकता है, ऑप्शनल है उसके पास, ठीक है। कैसा लगेगा, हर शिप का जितनी शिप होगी उसके लिए अलग अलग लगेगा, जैसे 10 शिप है, 10 शिप के लिए अलग लगेगा, तो उसके लिए DTI निकालना पड़ेगा, डेली टनेज इनकम इंटू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाई ये जो आया है ये निकालेंगे, ठीक है। तो अप टू 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 25,000, अप टू 1000, 1000 से 10, 10 से 25, 25, तो 70, 53, 42 एंड 29, ठीक है। ऐसा निकालना, कैसा निकालना है देखो, अप टू 70 कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे 1000 टन से अंदर है तो 1000 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 100, 700 आएगा, और अगर 1000 के ऊपर है तो 1700 प्लस जो भी मान लो कि 8000 है, टोटल मिला के टोटल 8000 है, तो अप टू 700 प्लस 8000 जो भी रहेगा तो वो हम करेंगे, ठीक है। मान लो कि 8000 है तो अप टू 1000 तक तो यहाँ जाएगा, तो बचा हुआ 7000 इधर जाएगा, तो 700 प्लस 7000 इंटू 53 डिवाइड बाई 100, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे 70, 53, 42, 29, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद क्या बोलेंगे, टनेज है, राउंड ऑफ करना 100, नियरेस्ट मल्टीपल 100 के, रिडक्शन सेट ऑफ नॉट अलाउड है, मैट भी नहीं मिलेगा, मैट भी नहीं लगता है इसमें, और मिनिमम 20% ऑफ बुक प्रॉफिट टनिश ट्रांजेक्शन टैक्स रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और जो पैसा है यूटिलाइज़ करना पड़ेगा शिप के लिए, कोई नई शिप खरीदने के लिए बिफोर 8 साल के लिए, या फिर शिपिंग बिजनेस के लिए यूज़ करना पड़ेगा। और जो शॉर्टफॉल अगर करते हो, जैसे कि 1.2 करोड़ था, 2 करोड़ में से 1.6 करोड़ यूज़ कर लिए, 40 लाख यूज़ नहीं की, तो नेट प्रॉफिट इंटू 40 डिवाइड बाई 200, तो बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, इतना टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मिस यूटिलाइज करते हो तो नेट प्रॉफिट इंटू डिवाइड बाई टोटल रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग ईयर और मिस यूटिलाइज, ठीक है। और शिपिंग बिजनेस मतलब होता है कि जो प्रॉफिट जो भी आता है कोर बिजनेस से, या फिर इंसिडेंशियल एक्टिविटी, जैसे मान लो कपड़े बेच रहे, मछली बेच रहे, तो वो आ जाएगा।